नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी बेसिक क्लासेस में, जहां हमारा आज का विषय फिर वही भारतीय संविधान का होना है कि क्योंकि इस काल को हमने छोड़ना नहीं है। जैसे आप अभी संविधान को पढ़ रहे हैं तो लगातार इस पे लगे रहिएगा, ठीक है ना। और इससे संबंधित एमसीक्यूज पहले आप यहाँ पढ़िए और पढ़ने के बाद इस पर कंटिन्यू अपने चैप्टर को रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ और एक ऑथेंटिक बुक्स के साथ अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है ना। तो आज हमारा जो विषय होना है बच्चों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन्हीं को क्या बोला जाता है बच्चों, डीपीएसपी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है सर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसीज, ठीक है ना, स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब क्या होता है, राज्यों को संविधान के द्वारा दिए गए ऐसे दिशा निर्देश जिनका पालन करके राज्य संभवतया एक क्या बन सकता है, अग्रसर राज्य बन सकता है, ठीक है ना। तो उसी क्रम को बनाते हुए राज्य सरकार ने अपने संविधान के भाग 5 में ये भी पूछा जाता है कि भाग 5 का उल्लेख संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है और भाग 5 का संबंध किससे संबंधित है, ठीक है ना। भाग 3 का संबंधित एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज रिकॉल करा दूं, क्योंकि आप इस श्रेणी को अगर पढ़ रहे हैं लगातार तो संभवतः आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि हमारे संविधान का भाग 1 क्या कहता है बच्चों, भारत का संघ राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 क्या कहता है बच्चों, भारत के नागरिकों को दी जाने वाली नागरिकता, जिसके आधार 5 प्रकार के होते हैं, 1955 का जो मैंने नागरिकता संशोधन अधिनियम बताया था, ठीक है ना। और भाग 3 ये क्या कहता है बच्चों, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। ये सिटीजनशिप है, वो टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड इट्स स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है ना, मौलिक अधिकार, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा भाग 4, जो कि किसे संबंधित रखता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व, ठीक है ना, नीति निर्देशक तत्व। अब यहां पर यदि मैं आपसे बात करता हूं ये कहां से कहां तक संबंधित है, तो अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक हमारा कौन सा भाग है, भाग 1। और अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक कौन सा है, नागरिकता से संबंधित। और अनुच्छेद 12 से लेके 15 तक, सॉरी 12 से लेके 35 तक हमारा कौन सा अनुच्छेद, कौन सा भाग है, भाग 3। अब उसके बाद हमारा आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका हमारा जो विस्तार है अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक है, ठीक है ना। आज हम बात करने वाले हैं संविधान के भाग 4, जो कि भारत के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं तो इनका जो सबसे पहले हमने ग्रहण किया, कहां से ग्रहण किया, इन्हें हमने कहां से ग्रहण किया, आयरलैंड के संविधान से, ठीक है ना। इन्हें हमने कहां से ग्रहण किया, तो आयरलैंड के संविधान से। और इनका संबंध कहां से कहां तक है, 36 से 51 तक। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इनको स्थापित करके राज्यों को दिशा निर्देश देने का उद्देश्य क्या है कि राज्यों को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, ठीक है। उद्देश्य क्या है, राज्य को एक लोक कल्याणकारी, ठीक है, राज्य बनाना। इसका मतलब क्या है सर, पब्लिक वेलफेयर स्टेट, पब्लिक वेलफेयर स्टेट। तो इसमें हमारा जो राज्य के लोक कल्याणकारी जो संविधान के जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है, जिनका विस्तार अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक कहा गया है, ठीक है ना। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जैसे मैं आपको कुछ अनुच्छेद बताता हूं। अगर मैं बात करता हूं अनुच्छेद 36 की, तो ये बात करता है कि राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि डीपीएसपी न्यायालय में अप्रवर्तनीय है, अप्रवर्तनीय है, मतलब न्यायालय में आप इनको चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। और अनुच्छेद 38 क्या कहता है बच्चों आपसे, लोक कल्याणकारी राज्य,
कि पब्लिक वेलफेयर स्टेट राज्य एक कैसे बन सकता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 39 क्या कहता है, अनुच्छेद 39 कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। जैसे महिला और पुरुष दोनों कार्य करते हैं, आज का जो समय है वो महिला और पुरुष में विभेद करने का नहीं है, आज का जो समय है समानता का समय है, ठीक है ना। तो इस समय में हम बात करते हैं अनुच्छेद 39 की, तो ये क्या कहता है, समान कार्य के लिए, बहुत बार पूछा गया है, समान वेतन, ठीक है, वेजेस इक्वल टू दी मेल एंड फीमेल, दोनों को बराबर जो वेतन देना है, ठीक है ना। अनुच्छेद 40 ये क्या कहता है, ग्राम पंचायत की स्थापना, ग्राम पंचायत की स्थापना। इसको जो हमने कहां से अडॉप्ट किया था, इसको हमने कहां से लिया, गांधी जी की ग्राम स्वराज, जो यहाँ का कॉन्सेप्ट है वहां से हमने इसको लिया है, ठीक है ना। और अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य अपने जो नागरिक हैं उन नागरिकों को काम देने की जो बात करता है, अनुच्छेद 41 कहता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 41 क्या कहता है, अनुच्छेद 41 क्या कहता है। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 41 की। इसमें मनरेगा से संबंधित जो है ना, राज्य नागरिकों को काम देने के प्रावधान, सर इसका मतलब क्या है, जैसे मनरेगा है ना आज के समय, जिन्हें हमारे ग्रामों में कहते हैं कि मनरेगा का काम आ चुका है, दिहाड़ी मजदूर के रूप में आप काम करके अपने रोजमर्रा के कामों को पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद 42 क्या कहता है आपसे, प्रसूति सहायता, जैसे अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसे उन ड्यूरेशन में क्या दिया जा सकता है, प्रेगनेंसी लीव दी जा सकती है, मैटरनिटी लीव बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है 44 की, यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर आता है हमारा समान नागरिक संहिता, जो कि उत्तराखंड में लागू अभी हाल फिलहाल 2025 में किया गया, जनवरी 2025 में, ठीक है ना। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 45 आपसे कहता है, अनुच्छेद 45 आपसे कहता है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बात करूं अनुच्छेद 45 की, तो अनुच्छेद 45 कहता है, जीरो से 6 से 14 वर्ष, हाँ 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा, ठीक है ना, जिसमें आप आंगनबाड़ी केंद्रों के बारे में भी जानते होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा क्या, अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद 47, ये राज्य को बताता है अपने राज्य में मादक पदार्थों पर निषेध लगा सकता है, मादक पदार्थ पर निषेध लगा सकता है, ठीक है ना। और अनुच्छेद 48 क्या कहता है आपसे, अनुच्छेद ए कहता है कि राज्य अपने पर्यावरण, राज्य क्या करेगा, संतुलन पर कार्य करेगा, ठीक है ना। अब उसी के बाद ये अनुच्छेद 48 ए है बच्चों, ठीक है ना। अनुच्छेद 48 ए, फिर उसके बाद महत्वपूर्ण है आपके लिए अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे संविधान की कार्यपालिका और न्यायपालिका में क्या करता है, संविधान में
कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथक्करण। इसका मतलब क्या है? कार्यपालिका का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव, जिसमें आप हमारे नेताओं को देखते हैं, और न्यायपालिकाओं में आप देखते हो हमारी जुडिशरी। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर शक्ति का जो बल है उसका प्रयोग ना करें, इसीलिए इन दोनों ने क्या कर रखा है? अपनी शक्ति का पृथक्करण कर रखा है। तो अनुच्छेद संविधान 50 बहुत बार पूछा गया, ठीक है ना। और हमारा जो अनुच्छेद 50 अनुच्छेद 51 आता है, ये क्या कहता है बच्चों? अंतरराष्ट्रीय शांति। अंतरराष्ट्रीय शांति का उल्लेख। जैसे आप देखते हैं ना, नो फर्स्ट अटैक की जो पॉलिसी है इंडिया की, नो फर्स्ट अटैक पॉलिसी यहीं से इंस्पायर्ड है बच्चों। ठीक है, नो फर्स्ट अटैक की जो पॉलिसी है अनुच्छेद 51 से हमारी संबंधित है। तो आपको मैंने अभी बताया कि कौन कौन से हमारे संविधान के जो डीपीएसपी है उसके अंदर अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो इनके बारे में अभी प्रश्न आने वाले हैं। अनुच्छेद 36 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा देता है कि राज्य कौन होगा। 37 क्या कहता है? न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? कि लोक कल्याणकारी राज्य, पब्लिक वेलफेयर स्टेट की बात करता है। 39 कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। और इसी के साथ आपको, अगर यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, ये लिखाना अभी छूट गया है, अनुच्छेद ए 39A, आर्टिकल 39A, ये क्या बोलता है? निशुल्क विधिक सहायता। निशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख करता है। फ्री लीगल एड। लीगल एड, जैसे यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि अपना केस लेके न्यायालय में जाता है और न्यायालय में जाने के बाद उसे वकील करने की क्षमता नहीं है, तो राज्य सरकार उसे फ्री में, अनुच्छेद 39A, आर्टिकल 39A के तहत उसे फ्री में एक जो वकील हैं उन्हें देने की क्या करता है? इजाजत देता है। अनुच्छेद 39A, इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है ना। अगला अनुच्छेद 40 क्या कहता है? हमारे ग्राम पंचायत की स्थापना। अनुच्छेद 41 कहता है कि नागरिकों के लिए काम का प्रावधान। और हमारा अनुच्छेद 42 कहता है कि प्रसूति सहायता। 44 कहता है हमारे पास समान नागरिक संहिता। 45 कहता है कि 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी प्राथमिक शिक्षा, आंगनबाड़ी जैसे जो केंद्र हैं उनकी स्थापना राज्य सरकार करेगी। और उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 47 की, तो जिसमें राज्य अपने क्षेत्र के अधीन जो मादक पदार्थ है, नशीले पदार्थ है, उन पर क्या कर सकता है? निषेध करा सकता है। जैसे आपने गोवा राज्य सुना होगा, बिहार राज्य में भी ये क्या है? बैन है। और आर्टिकल 48A, राज्य क्या करेगा? पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए कार्य करेगा। और अनुच्छेद 50 कहता है कि संविधान की कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथक्करण रहेगा, मतलब दोनों की शक्तियां अलग अलग रहेंगी। जहां पर कार्यपालिका अपनी शक्ति का आधिक्य यहाँ पर बाहुल्य दिखाती है, तो वहां पर कार्यपालिका अपनी शक्ति का प्रयोग करेगी। कार्यपालिका में हमारी संसद में लोकसभा और राज्यसभा है, तो इनका प्रयोग होता है। और न्यायपालिका में हमारा कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आते हैं। तो बच्चों, इसके बाद हम अगला बात करते हैं, इससे संबंधित जो हमारे प्रश्न हैं, इसमें एक हमारे जो डीपीएसपीज हैं, ये इन्हें कहा गया है यदि राज्य शक्तिशाली है, ठीक है। तो इसी के लिए प्रोफेसर के.टी. शाह ने बोला था, क्या कहा था? कि राज्य की जो डीपीएसपीज हैं ये क्या है? राज्य के लिए एक क्या है? राज्य के अधीन भुनाने वाला चेक, ठीक है ना। तो जितना उसके पास क्षमता होगी तो बैंक के हवाले वो कर उतना ही उसे क्या कर सकता है? भुना सकता है और राज्य को विकसित राज्य की ओर ले जा सकता है, ठीक है ना। तो एक महत्वपूर्ण कथन प्रोफेसर के.टी. शाह का यहाँ पर आता है। प्रोफेसर के.टी. शाह है, ठीक है ना, के.टी. शाह। तो इनका ये क्या है? कथन है। तो इसके बारे में अब हमारे जो डीपीएसपीज हैं इनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, अब जरा उन्हें देखते हैं हम, ठीक है ना। अति महत्वपूर्ण हमारा भाग है संविधान का, तो इससे संबंधित हमारे प्रश्न कौन कौन से हैं, जरा इसे देखिए। तो भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने किस देश से ग्रहण किए थे? तो पहला प्रश्न आपके लिए आता है
किस देश से ग्रहण किए थे? तो हमने क्या ब्रिटेन से किए थे? नहीं, यहां से तो संसदीय प्रणाली ली थी। आयरलैंड से लिए थे? तो हाँ, हमने कहां से लिए थे? आयरलैंड से हमारी संसदीय प्रणाली को हमने क्या किया था? ग्रहण किया था। तो और सोवियत संघ से तो हमने क्या लिए थे? मौलिक कर्तव्य लिए थे। ठीक है ना। अगला हमारा क्या आता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? अब कौन से अनुच्छेद है हमारे? 36 से लेके 51 तक। कहां पर है? 36 से लेके 51 तक बच्चों। ठीक है ना। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक हमारे किससे संबंधित हैं? भाग 4 से। ठीक है ना, क्योंकि 4 के अंदर फिर ये सभी के सभी स्वतः ही आ जाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा के अनुसार दिया गया उत्तरदांतिक चेक, इसको बोला जाता है पोस्ट डेटेड चेक, तो किसने बोला था? अभी मैंने आपको बताया। किसने बताया? हमारे के प्रोफेसर के टी शाह ने बताया। तो ऑप्शन डी इसका क्या है? सही उत्तर है। एच कुंजरू ने नहीं कहा था, के एच अय्यर ने नहीं कहा था, हमारे प्रोफेसर के टी शाह ने कहा था। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो भारत के दो हमारे जो राज्य हैं, भारत के 2 राज्यों में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता क्या है? लागू है। तो पहला राज्य कौन सा है हमारा? गोवा। पर यहां पर क्या है? आजादी से पहले से ही यहां पर समान नागरिक संहिता लागू थी। अब यदि मैं बात करता हूं दूसरा हमारा जो राज्य है उत्तराखंड, जिस राज्य में हम रहते हैं उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में क्या हुआ है बच्चों कि जो हमारे समान नागरिक संहिता है उसे वर्ष 2025 में, जनवरी 2025 में क्या किया गया है? लागू किया गया। ठीक है ना। और इसके द्वारा विधानसभा से पास करने वाला भारत का पहला राज्य है। ठीक है, भारत का पहला राज्य। तो सर गोवा क्यों नहीं है? क्योंकि गोवा में आजादी से पहले पुर्तगाली रहते थे बच्चों, तो पुर्तगालियों के द्वारा वहां पर समान नागरिक संहिता पहले से ही लागू की गई थी। पर उत्तराखंड ने क्या किया? अपनी विधानसभा में पारित कर कर ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना। तो यहां पर इनमें उत्तर में से कौन सा सही होगा? उत्तर बी, उत्तर डी, उत्तराखंड इसका सही उत्तर होगा। ठीक है ना। अगला हमारा प्रश्न क्या बनता है कि निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह कौन सा सिद्धांत है जिसने गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? मैंने भी बताया था ना बच्चों आपको, क्या श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण नहीं, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए सामान्य कार्य, आर्टिकल 39 है, मैंने आपको पहले बताया। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करना, तो क्या ये है? तो नहीं। तो हमारा सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन बी, ग्राम पंचायतों का संगठन, जो कि हमारा किससे संबंधित है? अनुच्छेद 40 से संबंधित है। मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 40 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है, जो कि गांधी जी के ग्राम स्वराज जो संबंधित प्रावधान है वहां से उसको लिया गया है। ठीक है ना। समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो यहाँ पर बच्चों 2 प्रकार के आपके अनुच्छेद लिखे गए हैं। पहला अनुच्छेद 39 है, जो कि क्या कहता है आपसे? समान कार्य के लिए समान वेतन। वो अनुच्छेद हमारा कौन सा कह रहा है? 39 कह रहा है। पर यदि आप बात करते हो अनुच्छेद 39A की, तो यहां पर देखो बच्चों ए लगा हुआ है ना, अर्थात इसे 42वें संविधान संशोधन से, संशोधन कब का है ये? 1976 से जोड़ा गया। ठीक है ना। और इसका संबंध किससे है? हमारा निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता, इसी को बोला जाता है फ्री लीगल एड। मैंने अभी आपको बताया ना। तो अनुच्छेद कौन सा है ये? अनुच्छेद 39A से संबंधित है। ठीक है ना। कौन सा प्रश्न है? समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता से संबंधित प्रावधान। तो अगला हमारा प्रश्न बनता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के संगठन करने के निर्देश देता है? जैसा कि हमने अभी पढ़ा, अनुच्छेद 32 होगा क्या? नहीं। ये किससे है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि हमारा कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। ठीक है ना। ये इसका संबंध किससे है? याद रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार
मैंने आपसे कहा था ना कि इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके की रिट जाहिर करते हैं। कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध। ये 5 तरीके के हमारे यहाँ पर क्या किए जाते हैं? रिट जारी किए जाते हैं, जिसमें आपके मौलिक अधिकारों को वापस दिलाया जाता है। अगला अनुच्छेद 48 क्या कह रहा है? 48 हमारा क्या कहता है? पर्यावरण संरक्षण के बारे में। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? आपके जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है उनके बारे में, जैसा कि अभी मैंने बताया। और हमारा जो अनुच्छेद 40 है वो क्या कहने वाला है? ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है ना? तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन बी इसके लिए सही उत्तर है। ठीक है ना? तो ऑप्शन बी इसका क्या है? सही उत्तर है, जो कि बीपीएससी 1994 में पूछा गया है। तो जो सारे के सारे प्रश्न आपसे जितने भी पूछे जा रहे हैं, ये सभी के सभी प्रश्न मैंने कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्नों से, प्रशासनिक जो परीक्षाएं हैं वहां से पूछा गया है। ठीक है ना? तो इसके बाद हमारा अगला प्रश्न बनता है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? ठीक है ना? कौन सा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल बिंदु है? ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम से प्रतिषेध। याद कीजिए, मैंने आपको कल मौलिक अधिकार बताए थे, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार, जिनमें मैंने तीसरा मौलिक अधिकार बताया था आपको, जिसमें मैंने कहा था कि आपका जो एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है ना, आपकी जो मैंने इसमें कहा था मानव के द्वारा किए जाने वाला लेबर फोर्स है, ठीक है, लेबर फोर्स बनाना या उसके अंगों का क्रय विक्रय करना, उसका दुर्व्यापार करना, ठीक है ना, उसके बारे में हमारा किसमें कहता है? ये मौलिक अधिकार में। तो ये तो किसका भाग हो गया? मौलिक अधिकार का भाग हो गया। ठीक है ना? इसका मतलब ये हमारा पहला बिंदु गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से विभिन्न उपयोगों से प्रतिषेध। तो हाँ, तो हमारा ये किसके अधीन है? 48 अनुच्छेद 47 के अंदर ये हमें बताया गया है। तो ये हमारा इसका ऑप्शन कौन सा सही उत्तर होगा? ए नहीं, केवल 2। ठीक है ना बच्चों? तो हमारा कौन सा उत्तर सही है? उत्तर बी सही है। ठीक है ना? अगला हमारा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य नहीं है? क्या कह रहा है? नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य नहीं है। तो नीति निर्देशक तत्वों में क्या होता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण करना किसी भी राज्य का। ठीक है ना? तो जैसे मैंने आपसे कहा था, अनुच्छेद 38 क्या कहता है कि जो हमारे डीपीएसपी हैं या राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका उद्देश्य क्या है? कि राज्य को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना। तो उसके लिए निम्न में से आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा एक नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, हाँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा, सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना तो है, और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, हाँ, अनुच्छेद 51 की बात करते हैं। अगला, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, नहीं, हमारा भारत का संविधान तो भारत को पंथ निरपेक्ष कहता है, जिसका मतलब है कि भारत किसी भी या राज्य किसी भी धर्म विशेष का नहीं है। भारत सेक्युलर है, भारत के पास सभी के सभी धर्म क्या है? अपनाए जा सकते हैं। तो इसमें कौन सा है? इसका जो उत्तर डी है ये सही उत्तर होगा। ठीक है ना? क्योंकि भारत किसी भी धार्मिक जो राज्य है उसकी स्थापना करने से बचता है। ठीक है ना? तो बच्चों अगला इसका प्रश्न क्या है कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने की भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। कौन से में पाया जाता है? संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, और ए और सी दोनों में होगा। ठीक है ना? क्योंकि हमारा प्रस्तावना भी आपसे कहता है कि राज्य एक कल्याणकारी राज्य होगा, और दूसरा हमारा क्या कह रहा है? नीति निर्देशक तत्व भी आपको इसी तरीके की बातें कहते हैं। ठीक है ना? कि राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाया जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा बच्चों? सही उत्तर होगा। ठीक है ना? एक कल्याणकारी राज्य बनाने की अवधारणा हमारी इसके अंतर्गत रखी गई है। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रही है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भाग में विभाजित किए जा सकते हैं? ठीक है ना? तो इनमें से क्या किया जा सकता है? समाजवाद, हाँ, अवश्य होते हैं, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए अग्रसर है। भारत का केवल एक धर्म नहीं है, भारत के समाज के बारे में भारत सोचता है। ठीक है ना? और दूसरा गांधीवादी, गांधी की विचारधारा क्या रहती थी? कि भारत के प्रत्येक नागरिक का उद्धार हो, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए भारत कार्य करे, ये रहता है।
उदार बौद्धिकतावादी। उदार बौद्धिकतावादी का मतलब क्या है कि सभी के लिए सरकार की जो नियमावली है वो खुली रहे, ठीक है ना। तो ये तीनों के तीनों इसके क्या है, सही उत्तर है। तो उत्तर इस डी इसका क्या होगा बच्चों, सही उत्तर होगा। यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया है, हमारा उत्तर डी इसका सही होगा, ठीक है ना। और हमारा अंतिम प्रश्न बनता है कि निम्न में से सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और कोड को मिलाइए। तो एक जगह है आपके पास संविधान के अनुच्छेद, दूसरी जगह पर है जो उसके संबंधित विषय हैं। तो यदि मैं आपसे कहता हूं अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है, ग्राम पंचायत के गठन से, काम करने का अधिकार से, समान नागरिक संहिता से, या चौथा कृषि एवं पशुपालन का गठन करना। तो इसमें बच्चों आपको जैसा कि मैंने अनुच्छेद 40 में बताया था कि अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायत का गठन, जिसमें गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा को लेकर इसमें जोड़ा गया था। अगला अनुच्छेद 41 क्या कहता है, काम करने का अधिकार। इसी के अंतर्गत मैंने आपसे कहा था कि मनरेगा से संबंधित जो हमारे अधिकार हैं उसी के अंदर रखे गए हैं। मनरेगा आता 2005 में है और उसे 2009 में मनरेगा किया जाता है। नरेगा था ये पहले, फिर मनरेगा आ जाता है, ठीक है ना। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 44, ये किससे संबंधित है, हमारा समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, ठीक है। और उसके बाद में आर्टिकल 48, इसमें मैंने कहा था कृषि एवं पशुपालन का गठन या वही पर्यावरण से संबंधित रखना। तो कुल मिला के 4 के 4 ऑप्शन 1 2 3 4, तो ऑप्शन ए बी सी कहां पर है, पहले के अंतर्गत है, ठीक है ना। तो हमारा ए आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, तो डीपीएसपी से संबंधित हमारे जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते थे मैंने आप सभी को अभी करा दिए, ठीक है ना। और इसके बाद आप करंट अफेयर से जुड़े रहिएगा। और हमारे डीपीएसपी के बाद हमारा अगला जो है वो संघ आएगा बच्चों, ठीक है ना। संघ के अधीन हम राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। अभी सितंबर 2025 में उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, तो भारत का जो संघ वाला जो भाग है, भाग 5 अति महत्वपूर्ण बन जाता है। और इसके बाद हमारा भाग 4A आएगा, जिसका संबंध है मौलिक कर्तव्य, जो कि भारत के नागरिकों के कर्तव्यों को दर्शाता है, ठीक है ना। तो उससे संबंधित जानकारियों को पाने के लिए आप वेदश्री क्लासेस के साथ जुड़े रहेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।